Hello students. Today I will discuss about second semester topic of BSc first year is Rixia. Rixia is a bryophytic plant और MCQ बेस्ड क्वेश्चन आर्स हैं सेकेंड सेमेस्टर में, तो उससे रिगार्डिंग जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो रिक्सिया इज ए ब्रायोफाइट प्लांट है और एल्गी और फंजाई के बाद आने वाली कैटेगरी है. देन इसकी जो क्लास है वो क्या है, हिपेटिकॉप्सीडा. हिपेटिक मीन्स होता है लीवर. तो इस तरह के प्लांट्स को जब स्टडी किया गया था तो लीवर से रिलेटेड डिजीज को क्योर करने के लिए इन प्लांट्स का यूज किया जाता था. उसी के बेसिस पर इस क्लास का नाम है हिपेटिकॉप्सीडा. ऑर्डर मार्केंशियल्स. तो इस ऑर्डर में मार्केंशियल्स में एक तो रिक्सिया जीनस इंक्लूड होगा और दूसरा इंक्लूड होगा मार्केंशिया. दोनों ही जीनस का जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा, वो है मार्केंशियल्स. देन गैमेटोफिटिक प्लांट है. रिक्सिया एक जो है गैमेटोफाइट प्लांट है. चाहे रिक्सिया हो चाहे मार्केंशिया हो, जो भी आपके कोर्स में एंथोसिरोस है, स्फैग्नम है, ऑल आर गैमेटोफिटिक प्लांट. कि इनकी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो है कि इनके लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट स्टेज भी आनी है और स्पोरोफाइट स्टेज भी आनी है. लेकिन अगर हम ये देखें कि कौन सी स्टेज प्रोमिनेंट है या किस स्टेज की प्रधानता है, तो जो प्रोमिनेंट स्टेज है वो कौन सी है, गैमेटोफाइट. कि जो इसकी अडल्ट स्टेज है या जो इसकी मैच्योर स्टेज है, जो प्लांट की मेन स्टेज है, उसमें भी प्लांट जो है गैमेटोफिटिक स्टेज में ही मिलता है. ऐसा भी कह सकते हैं कि प्लांट्स अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम जो है गैमेटोफिटिक स्टेज में ही पूरा करता है. गैमेटोफिटिक स्टेज का मीन्स क्या है कि अगर हम इसके सेल में क्रोमोसोम नंबर देखें तो वो हमें n मिलेंगे या हैप्लॉइड सेट मिलेंगे. तो हैप्लॉइड सेट मिलना या हैप्लॉइड स्टेज में क्रोमोसोम नंबर का पाया जाना इस बात को प्रूव करता है कि ये स्टेज जो है गैमेटोफिटिक है. स्पोरोफिटिक स्टेज वो स्टेज कहलाती है जिसकी सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर हमेशा 2n मिलेगा, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन मिलेगी. इस कारण इस स्टेज को हम जो है स्पोरोफिटिक स्टेज कहते हैं. तो इनकी लाइफ साइकिल में, पूरी लाइफ साइकिल में अगर हम देखें तो कौन सी स्टेज प्रोमिनेंट रहेगी, गैमेटोफाइट स्टेज की प्रधानता रहती है. इसलिए हम इन प्लांट्स को, जितने भी ब्रायोफाइट्स प्लांट हैं, उनको हम गैमेटोफिटिक प्लांट कहते हैं. इसके अलावा आपके कोर्स में टेरिडोफाइट्स भी हैं, जिम्नोस्पर्म भी हैं, एंजियोस्पर्म भी हैं. वो सारे के सारे स्पोरोफाइट प्लांट्स की कैटेगरी में आएंगे. लेकिन एक ब्रायोफाइट ऐसा है जो कि गैमेटोफाइट प्लांट है. लाइफ में इनके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मीनिंग क्या है कि लाइफ में गैमेटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक स्टेज दोनों एक के बाद एक आएंगी. तो इसी को हम जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या हिंदी में कहें तो पीढ़ी एकांतरण कहते हैं. अगर हम इसका हैबिटेट देखें, एल्गी आपने पढ़ी, इससे प्रिमिटिव जो है ब्रायोफाइट से पहले कैटेगरी का जो प्लांट है या इससे प्रिमिटिव प्लांट जो हैं वो एल्गीज हैं. तो एल्गीज जो है मोस्टली कहाँ मिलती हैं, वाटर के अंदर मिलती हैं. तो वो एक्वाटिक नेचर की होती हैं. लेकिन जब हम ब्रायोफाइट्स की स्टडी करते हैं वो इससे ज़्यादा डेवलप है. तो इसकी नेचर कैसी है, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को शो करता है, यानी कि ये प्लांट्स जो हैं अब ज़मीन पर मिलेंगे, लैंड पर मिलेंगे. लेकिन कौन से लैंड पर मिलेंगे, जहाँ मॉइस्चर होगा, मॉइस्ट एरिया होगा और शेडी प्लेसेस होंगे, यानी कि वो जगह छायादार होंगी, बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन के कांटेक्ट में नहीं होंगी. उस जगह पर जहाँ नमी है, छाया है, वहाँ पर ये प्लांट्स जो हैं आसानी से नम मिट्टी में ग्रो कर जाते हैं. इसीलिए इनको हम वॉल ऑफ वेल, कुएं की दीवारों पर, रिवर के आसपास के किनारों की मिट्टियों पर आसानी से देख सकते हैं. लो टेम्परेचर इनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल है. तो ऐसी जगह जहाँ बारिश हो रही हो, जहाँ का टेम्परेचर डाउन हो, वहाँ पर इनको हम आसानी से देख सकते हैं. सेवरल स्पीसीज आर रिपोर्टेड बाय कश्यप इन हिली एरिया. इसी कारण ये प्लांट जो है हिली एरिया में या फुट हिल एरिया, यानी कि जो पहाड़ों के नीचे का जो मैदान है, तराई वाला हिस्सा है, वहाँ पर भी ये प्लांट आसानी से उग जाते हैं. तो ऐसे कुछ एरिया के आप नाम लिख सकते हो, जैसे मनाली लिख दो, कुल्लू लिख दो, शिमला. उत्तराखंड में भी बहुत सारे एरिया हैं ऐसे.
नैनीताल है, वहाँ पर है। तो वहाँ का जो देहरादून है वहाँ पर ये सब फुट हिल एरिया कहलाते हैं, तो वहाँ ये प्लांट आसानी से ग्रो कर जाते हैं। तो ये प्लांट ना कि वेस्टर्न हिमालय के साथ साथ ईस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय यानी कि हिमालय के एरियाज में भी आसानी से मिल जाते हैं। कॉमन इंडियन स्पीसीज जो है रिक्सिया रोबुस्टा, रिक्सिया हिमालयंसिस, रिक्सिया रेटिकुलेटा एक्सेट्रा है, जिसमें रिक्सिया रेटिकुलेटा एक जीरोफिटिक स्पीसीज है। मोस्टली सारे प्लांट जो है टेरेस्ट्रियल हैं और नम मिट्टी में मिलेंगे, लेकिन रिक्सिया रेटिकुलेटा एक ऐसी स्पीसीज है जो कि केवल जीरोफिटिक हैबिटेट में ही ग्रो करेगी जहां पर पानी की कमी होगी। इसी तरह से एक रिक्सिया फ्लूटिनेंस की बात करें, ये जो है पानी के अंदर मिलती है, एक्वाटिक स्पीसीज है, जबकि वो मोस्टली प्लांट्स कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल नेचर के हैं, स्थलीय नेचर के हैं, जमीन पर मिलेंगे। लेकिन रिक्सिया फ्लूटिनेंस एक ऐसी स्पीसीज है जो हमें केवल एक्वाटिक एरिया में ही मिलेगी। रिक्सिया को सबसे पहले एक इटालियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एफ रिक्की, इन्होंने सबसे पहले बताया था, इसलिए एफ रिक्की के नाम पर ही इस प्लांट का नाम रिक्सिया दिया गया। तो एफ रिक्की एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया। इसी के बेसिस पर इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, एफ रिक्की के बेस पर ही इनका नाम रिक्सिया दिया गया। अब अगर हम इसकी प्लांट बॉडी की बात करें कि ये प्लांट कैसे हैं, कैसे दिखाई देते हैं, तो प्लांट गैमेटोफिटिक है। और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसकी प्लांट बॉडी कैसी है, थैलॉइड है। थैलॉइड का मतलब थैलस के रूप में मिलती है। किसको हम थैलस कहेंगे, उस प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं। ना तो उसमें रूट होती है, ना लीफ होता है, ना स्टेम होता है, कि ये सारी चीजें इन प्लांट्स में नहीं पाई जाती। ऐसे प्लांट्स को हम जो है थैलस कहते हैं। स्टेम और लीव्स के बिना तो ये प्लांट सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो रूट का जो काम है, जो रूट का जो फंक्शन है, उसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें, जिसको हम कहते हैं राइजोइड्स। तो राइजोइड्स पाया जाना इसका एक स्पेशल फीचर है, जो किसका जगह ले रहा है, रूट की। तो रूट ना होके इसमें क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है रिक्सिया का कि इसमें रोजेट हैबिट पाई जाती है। रिक्सिया प्लांट कैसा है, थैलस के रूप में, तो ये एक इसका कंप्लीट थैलस इसमें दिखाई दे रहा है। थैलस भी कैसे हैं, ब्रांच्ड है, और ब्रांचिंग भी कैसी है, ये डाइकोटोमसली ब्रांचिंग है। डाइकोटोमसली ब्रांचिंग का मतलब अगर ये एक थैलस है, आगे अगर इसमें डिवीजन होगा तो ये दो में डिवाइड होगा, फिर आगे डिवीजन होगा तो ये दो में बटेगा, फिर से ये दो में बटेगा। तो इस तरह की ब्रांचिंग जो है क्या कहलाती है, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग कहलाती है। और दोनों ब्रांच या दोनों लोब इक्वल ग्रोथ करते हैं। तो अगर हम थैलस के फॉर्म में देखें तो ये थैलस है, सपोज ये वाला लोब ग्रोथ करेगा तो आगे इसमें इस तरह की ब्रांचिंग हमें देखने को मिलेगी। ये थैलस ग्रोथ करेगा तो आगे हमें इस तरह की ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। इसी लोब से फिर ये वाली ब्रांचिंग मिलेगी और फिर ये। तो इस तरह से लगातार दो दो थैलस हर एक से बनते चले जाएंगे। इसी को ही हम जो है डाइकोटोमसली ब्रांचिंग कहते हैं। तो ये इस तरह की ब्रांचिंग यहाँ पर पाई जाती है। रीब्रांच होके बार बार ब्रांचिंग करके ये जो है एक रोजेट, एक गोलाई में जो है अरेंज हो जाता है। इसी को हम कहते हैं इसकी रोजेट हैबिट। तो रोजेट हैबिट जो है हमें नेचर में आसानी से दिखाई देती है। थैलस की ब्रांचिंग कैसी थी, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। देन ये क्या है, एक गैमेटोफाइट थैलस है। गैमेटोफाइट थैलस को अगर हम देखें, ये मिट्टी में इस तरह से नेचर में पड़ा रहता है। तो ये कैसा है, ग्रीन है, फ्लैट है, डॉर्सी वेंट्रल है, यानी कि जितने भी फ्लैट, अगर हम इसकी सिमेट्री देखें तो कैसी है, फ्लैट है। और जितने भी फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं उसकी दो सरफेस होती हैं, डॉर्सल और वेंट्रल। सपोज ये मेरा हैंड है, ये फ्लैट है, इसकी भी दो सरफेस हो गई, एक तो डॉर्सल और ये वेंट्रल। तो ये जो डॉर्सल सरफेस है ये अपर सरफेस है जो सोलर रेडिएशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगी, और ये जो वेंट्रल सरफेस है ये ऐसे जमीन पर पड़ा रहेगा। तो ये डॉर्सल और ये नीचे वाली वेंट्रल, यहाँ से राइजोइड और स्केल ओरिजिनेट होंगे और डॉर्सल सरफेस ऐसी की ऐसी पड़ी रहेगी। देन बोथ लोब्स, इसके जो दोनों लोब हैं, जब इसके अपर पार्ट्स को हम इनको जो है लोब कहेंगे, तो ये दोनों लोब जो हैं इसके इक्वल ग्रोथ करते हैं। एक और करेक्टर है इसमें स्पेशल, प्रेजेंस ऑफ मीडियन डॉर्सल फरो।
कि इसके अंदर मिडरिब नहीं पाई जाती। थैलस अगर है तो स्पष्ट मिडरिब का इसमें अभाव होगा कि मोटी सी एक बहुत ही थिक मिडरिब इसमें पाई जाए, ऐसा नहीं पाया जाता, बल्कि ऐसे लगता है, रिजेंबल होता है कि एक हल्की सी लाइन जो है इसमें खिंची हुई है थैलस के अंदर। इसी को ही हम कहते हैं मीडियन डॉर्सल फरो। मीडियन का मतलब मध्य में है, डॉर्सल सरफेस पर है, फरो यानी एक हल्की सी खांच सी हमें दिखाई दे रही है, इसलिए इसका नाम दिया मीडियन डॉर्सल फरो। इसकी डॉर्सल सरफेस पर पाई जाती है। और इसकी डॉर्सल सरफेस कैसी है? स्मूथ है, कोई इस पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं बने होते। पूरी सरफेस को अगर हम टच करें बिल्कुल स्मूथ हमें दिखाई देगी, यानी कि सरफेस एकदम चिकनी है। अगर हम थैलस को पलट दें, जैसे यहाँ पर देखो डायग्राम में इसने दिखाया है कि ये थैलस की डॉर्सल सरफेस है। थैलस की इस डॉर्सल सरफेस में देखो ये थैलस है। एक थैलस को हमने, ये जो रोजेट हैबिट थी, यहाँ से इस रोजेट हैबिट से एक थैलस को हमने निकाल के, इस थैलस को हमने निकाल के अलग कर दिया और फिर हमने इसकी स्टडी करी। तो इस थैलस को जब हम स्टडी करेंगे तो डॉर्सल सरफेस कैसी है? स्मूथ दिखाई देगी। और ये इसका बेसल पार्ट है, ये इसका एपेक्स है, इसको हम एपिकल पार्ट कहेंगे। और इस एपिकल पार्ट के अंदर जो ये नोच पाई जाती है ये कहलाती है एपिकल नोच। बेसल पार्ट पर कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। और ये जो है हमें सेंटर में डॉर्सल मीडियन फरो पाई जाएगी, यानी कि एक हल्की सी लाइन रिजेंबल होगी, लेकिन टच करेंगे तो हमें ऐसा नहीं लगेगा। थैलस के मार्जिन जो होते हैं थिक होते हैं, थिन होते हैं, और ये थैलस का जो मिडिल पोर्शन है ये थोड़ा सा थिक होता है। अगर हम थैलस को पलट दें तो इसकी वेंट्रल सरफेस, यानी कि ये डॉर्सल सरफेस है अगर थैलस की, तो थैलस को अगर हम पलट दें तो ये वेंट्रल सरफेस। तो इसी तरह से हमने यहाँ इस थैलस को पलट दिया तो हमें ये वेंट्रल सरफेस दिखाई दे रही है। इस वेंट्रल सरफेस पर जो हमें स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं वो है स्केल्स और राइजॉइड। तो स्केल्स और राइजॉइड दोनों ही जो हैं वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वेंट्रल सरफेस इज नॉट स्मूथ, कि डॉर्सल सरफेस तो इसकी स्मूथ है लेकिन वेंट्रल सरफेस जो है स्मूथ नहीं है। मैनी राइजॉइड्स एंड स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस, कि बहुत सारे राइजॉइड और स्केल जो हैं वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट हैं। डॉर्सल सरफेस टुवर्ड्स अपर साइड वाइल लोअर सरफेस टुवर्ड्स लोअर साइड ऑफ द थैलस, कि डॉर्सल सरफेस पहले भी बताया कि डॉर्सल सरफेस यानी कि ये वाली सरफेस थैलस के अपर साइड पर मिलेगी, और लोअर साइड में यानी ये वाली तरफ जो है हमें क्या मिलेगी? थैलस की वेंट्रल सरफेस पाई जाती है। तो यहाँ पर देखो ये थैलस की लोअर सरफेस है जिस पर बहुत सारे राइजॉइड्स और स्केल्स दिख रहे हैं। स्केल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्केल जो है हमें अपर पार्ट पर यानी अपेक्स पर ज़्यादा दिख रहे हैं, जबकि बेसल पार्ट पर अब इनके स्केल्स की संख्या कम है। ये स्केल्स कुछ बाहर की ओर भी इस तरह से निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्योंकि ये जो है प्रोजेक्ट बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड कंडीशन में आ जाते हैं, बाहर की तरफ निकले रहते हैं, लेकिन एपिकल पार्ट में इनकी संख्या ज़्यादा होती है और ये दूसरे को ओवरलैप किए रहते हैं, क्योंकि इनका जो मेन फंक्शन है स्केल्स का वो है प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पॉइंट्स। ग्रोइंग पॉइंट्स की सुरक्षा करना है। और ये ग्रोइंग पॉइंट्स कहाँ पर मिलेंगे? ये ग्रोइंग पॉइंट्स जो है एपिकल नोच में पाए जाते हैं। इस कारण ये जो है अपेक्स पर स्केल्स की संख्या हमें ज़्यादा दिखाई देती है। राइजॉइड्स के बारे में थोड़े से राइजॉइड्स के कैरेक्टर्स हैं कि राइजॉइड्स कैसे होते हैं। तो राइजॉइड्स क्या हैं? राइजॉइड्स के अगर हम कैरेक्टर देखें तो राइजॉइड्स कैसे हैं? यूनिसेलुलर है। और कैसे हैं? ट्यूबुलर है। यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल के ही बने हैं, कहीं उसमें कंपार्टमेंट वगैरह नहीं है। ट्यूबुलर है, ट्यूब की तरह दिखाई देते हैं, और इनका काम, चूंकि ये रूट के पैरेलल है तो इनका काम जो है वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना और अडेयर द थैलस टू द सबस्ट्रेटम, थैलस को सबस्ट्रेटम से जोड़ के रखना ही जो है इनका मेन फंक्शन है, कि ये जो है थैलस को सबस्ट्रेटम से जोड़कर रखते हैं। अगर हम राइजॉइड्स देखें तो कितने तरह के राइजॉइड्स हैं? 2 टाइप के राइजॉइड्स में पाए जाते हैं। नंबर 1 स्मूथ वॉल राइजॉइड एंड नंबर 2 ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड। स्मूथ वॉल राइजॉइड के बारे में अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है स्मूथ वॉल राइजॉइड का है। इसकी ये आउटर लेयर है, इसकी जो ये वॉल है राइजॉइड की,
ये इसकी आउटर लेयर बाहर की तरफ और इनर लेयर अंदर की तरफ, और ये कैविटी है जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं। तो स्मूथ वॉल्ड राइजोइड में क्या होगा कि जो ये इनर लेयर है ये स्मूथ है, इस पर कोई स्ट्रक्चर जो है नहीं पाया जाता, इसलिए हम इसको कहेंगे स्मूथ वॉल्ड राइजोइड। ये जो नाम दिया है ये इनर लेयर के बेसिस पर दिया है कि इनर लेयर क्या कर रही है, तो इनर लेयर स्मूथ है इसलिए इसका नाम स्मूथ वॉल्ड राइजोइड। देन नेक्स्ट इज ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड। ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स में क्या होता है कि ये जो राइजोइड है इसकी जो ये तो हो गई आउटर लेयर और ये वाली हो गई इनर लेयर। तो इनर लेयर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये अंदर से जगह जगह ये फोल्ड हुई हुई है, इनर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। नाउ स्केल जो है पहले भी बताया, प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस, मल्टी सेलुलर है, 1 सेल इन थिकनेस है, एंथोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट है, कलर इनका पिंक, वॉयलेट, पर्पल या ब्लैक हो जाता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये बात ध्यान रखने की है। प्रोजेक्ट फॉरवर्ड बाहर की ओर निकले हुए हैं, प्रेजेंट ऑन मार्जिन, थैलस के मार्जिन पर पाए जाते हैं, ओवरलैप्ड इन एपिकल रीजन, पहले भी बताया है। और रिक्सिया में केवल एक ही टाइप के स्केल्स पाए जाते हैं, वो है 1 टाइप लिग्यूलेट। फंक्शन प्रोटेक्ट ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द थैलस एंड प्रोटेक्ट द थैलस फ्रॉम द डेसिकेशन, यानी कि ये थैलस को सूखने से भी बचाते हैं। स्केल्स एंड राइजोइड्स आर अब्सेंट इन एक्वाटिक स्पीसीज, कि जो एक्वाटिक स्पीसीज हैं उनमें जो है स्केल्स और राइजोइड्स अब्सेंट होते हैं, जैसे पहले ही बताया रिक्सिया फ्लूटिनेंस। 1 मार्क्स में कई बार पूछा गया है कि एक्वाटिक स्पीसीज का नाम क्या है, तो ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन एक और स्पीसीज है रिक्सिया क्रिस्टेलाइना, इसमें स्केल्स नहीं पाए जाते। तो ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इसमें आज बताए। अब नेक्स्ट उसमें इसका एनाटॉमी और इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।